मैम आपने डायरेक्टली ज्वाइन किया है? जी सर, जो आपने लिंक भेजा मैंने उसी से ज्वाइन किया इसको। तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आज। फिर गड़बड़ हो जाएगी। इनेबल तो किया था वेटिंग रूम। ये क्यों हर दफा जो है वो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान राना हमारी क्लास में है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान आपका दूसरा अकाउंट तो नहीं है ना कोई?
स्क्रीन अपीयर हो रही है आपके सामने? जी जी सुलेमान। सर वो मेरा जो दूसरा अकाउंट शो हो रहा है सर, वो ऑन कर दे। मैं पीसी से ऑन होना चाह रहा हूँ, अच्छा ठीक। इससे मैं मोबाइल से लीव कर रहा हूँ। अच्छा, आज हमने कोशिश करनी है कि जो जो दो स्टैंडर्ड्स हमने जो पहले से खैर डिस्कस किए हुए हैं, उसमें जो कुछ चीज़ें बस सिर्फ हमारी रह गई हैं वो हम डिस्कस करें। और क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी उसके क्योंकि कर भी चुके हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें जो थी वो थी और कुछ मौजूद थी और कुछ नहीं थी। तो जो चीज़ें हम कर चुके हों उनको हम ज़रा रिविजिट कर लें और जो हमने नहीं की वो हम डिस्कस कर लें। एक स्टैंडर्ड जो है वो आपके सामने यहाँ अपीयर हो रहा है, इसका इम्पेयरमेंट का। अच्छा, एक और काम मैं ये भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। मैं आपके लिए जो ज़रा थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो हैं वो क्योंकि दे ऑलरेडी टेक टू मच टाइम, और हमारे पास क्योंकि वो चीज़ें ज़रा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बीच में इंटरप्शंस भी हो रही होती हैं, बीच में सिग्नल्स कभी ब्रेक हो जाते हैं आपकी तरफ से कभी मेरी तरफ से, तो उस चीज़ को रखने के लिए, साइड पे रखने के लिए, जो ज़रा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ, और वो भी होपफुली बाय दिस वीक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। कल रात को मैंने कोशिश की थी इन्वेंट्रीज का टॉपिक जो है वो जो आपके सीनियर्स के साथ मैं डिस्कस किया हुआ था वो अपलोड कर दूं, लेकिन ज़रा कुछ थोड़ा मुझे उनसे पहले इजाज़त लेनी थी, तो वो उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी गो अहेड आप कर दें, तो वो आपके साथ आज इंशाल्लाह लाजमी हर सूरत में हो जाएंगे। जो दूसरे ज़रा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ विच टेक लॉट ऑफ टाइम, तो उसका लेक्चर मैं अपलोड कर दिया करूंगा, और फिर हम कुछ आपस में मिलजुल के कोई टाइम रख लिया करेंगे जिसपे जो चीज़ें आपको उसमें समझ में नहीं आई हैं उस लेक्चर में वो हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन मैंने बोर्ड के साथ भी की है, लेकिन उसमें मुझे कोई ख़ास अभी तक जो है वो कामयाबी नहीं हो रही। तो सही राइट साइज का बोर्ड जो है वो, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बहुत सी होती हैं, तो वो मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा। उसको भी ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से कस्टमाइज्ड बनवा लूँ, तो वो फिर आपके साथ में वो भी शेयर कर लूँगा। अगर जब वो हो गया तो फिर हम ज़रा आराम से बोर्ड पे जैसे डिस्कशन होती है और साथ साथ जो है वो लिख रहे होते हैं वो काम भी हो जाएगा। तो खैर स्क्रीन है सबके सामने, ये IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की। अच्छा, उसामा बिलाल, हमजा बाबर साहब बाहर निकल गए थे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इम्पेयरमेंट जो है वो हमने पहले से डिस्कस की हुई है कि इम्पेयरमेंट बेसिकली होती है क्या।
इम्पेयरमेंट जो है वो लॉस है। फाइनेंस में पता नहीं अभी तक शायद आप पढ़ चुके हों या आपने अभी तक जो है वो शायद ना पढ़ा हो। एक टॉपिक है, उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो उसमें होता यूं है कि आप ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि दे इनकम्पास अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और तो और बहुत से अकाउंटिंग पीरियड्स तक इनका इफेक्ट जाता है। तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप यानी जो नॉन करंट एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है, इसको परचेज करने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी बना लें, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी बना लें। बहुत सोच समझ के जो है ये फैसला किया जाता है, क्योंकि ये आपको बहुत से अकाउंटिंग पीरियड्स तक आपको ये इफेक्ट कर सकता है। तो क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के फैसला किया हुआ होता है, यूजुअली रिकवरेबल अमाउंट, जिसका हमने जो है वो जिक्र किया हुआ था पहले, कि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो recoverable amount is the higher of either the fair value of the asset, the net fair value of the asset, or or the value in use. The fair value of the asset is basically the price at which that asset can be sold in the market, less any costs which are related to the disposal of the asset. And value is in use is the present value of future net cash flows expected to be derived from the asset or the cash generating unit. So by far we have discussed the impairment of a single asset. आज हम ये देखेंगे कि अगर कैश जनरेटिंग यूनिट हो, कैश जनरेटिंग यूनिट बेसिकली क्या होता है और उसकी इम्पेयरमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स वेरी मच अलाइक। बहुत रूल्स में कोई ज़्यादा इतनी चेंज नहीं होगी, लेकिन हम थोड़ी देर में हम ये देखेंगे कि अगर कैश जनरेटिंग यूनिट हो तो कैश जनरेटिंग यूनिट कहाँ किसको जाता है, और कैश जनरेटिंग यूनिट की इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ऑल्दो कि जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने क्लास में करवा भी दिए थे, दे आर रिलेटेड टू द इम्पेयरमेंट ऑफ अ सिंगल एसेट, और हमने कैश जनरेटिंग यूनिट्स की प्रैक्टिस वगैरह जो है वो आपके पास जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे वहां पे नहीं है, लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस हैं भी, और उसको फिर हम ये है कि डिस्कस भी कर लेंगे कि ये कैसे होगी। तो फेयर वैल्यू, recoverable amount is the higher of either fair value or the value in use. फेयर वैल्यू वो एसेट कितने का बिक जाएगा, और वैल्यू इन यूज कि आप उससे कितनी चीजें बना के और उसको बेच सकते हैं। अब ये प्रेजेंट वैल्यू है नंबर 1, और ये फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अपनी फाइनेंस की के सब्जेक्ट में आपने होपफुली डिस्कस कर भी लिया होगा। और again we are interested in cash flows rather than the profit which is generated by the business. तो वापस चलते हैं, थोड़ा ये देखते हैं कि हमारे ये जो 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 स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड बेसिकली एप्लीकेबल किसके ऊपर है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसका स्कोप जो है वो क्या है, किस किस चीज के ऊपर ये हम इम्पेयरमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, किस किस चीज के ऊपर इम्पेयरमेंट जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अच्छा,
The objective of this standard is to prescribe the procedures that an entity applies to ensure that its assets are carried at no more than the recoverable amount. Prudence concept भी जो कि हमें ये कहता है कि हम अपने assets को overstate ना कर दें. That is why we always record our assets at its cost amount, and cost is the amount which at which the asset was acquired. और हमने उसके components भी discuss किए थे. It not only includes its purchase price, but it also include the transportation cost and the taxes that we pay, non-refundable taxes that we pay on related to that asset and its and the site preparation cost, its testing cost, initial testing cost, और वो सारे हमने एक लंबी छोटी लिस्ट देखी थी कि इसके नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं. So once the cost is established, because we have paid that amount, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग उसको शुरू में एसेट को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं कि इतने पैसे हम एसेट पे लगा चुके हैं. ऑब्वियसली क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के, जो मैंने बिल्कुल अपनी डिस्कशन के शुरू में बात की कि बहुत सोच समझ के हमने पैसे लगाए हैं, हमने उसकी टेक्निकल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाई है पहले, और बना के और फिर उसको हमने एसेट को हमने परचेज किया है, तो एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट उनकी कॉस्ट से ज्यादा ही हुआ करती है. तो हम एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि वी रिकॉर्ड इन्वेंटरीज एट देयर कॉस्ट रादर देन देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, which is the estimated selling price minus the estimated cost of completion minus the estimated cost of selling. So it's basically the net selling value of the inventories, and we record inventories at the lower of that NRV and that cost amount. तो सेम रूल जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा. एसेट्स की एक रिकवरेबल अमाउंट होगी, और रिकवरेबल अमाउंट क्योंकि ज्यादा ही होगी, अगर आपने कैपिटल बजटिंग अभी तक डिस्कस कर ली हुई है तो उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, और वो पॉजिटिव आती है तो फिर हम एसेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं. तो एसेट को हम शुरू में कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो कि ये एसेट अब अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएगा और इसकी रिकवरेबल अमाउंट उसकी कॉस्ट से भी कम हो चुकी है, तो फिर हम एसेट को वी राइट इट डाउन और हम उसको उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं. और रिकवरेबल अमाउंट हमने जो है वो डिस्कस कर लिया कि इट्स द हायर ऑफ ईदर इट्स नेट फेयर वैल्यू. नेट फेयर वैल्यू से मुराद ये है कि कितने का वो एसेट बेचा जा सकता है, और ऑब्वियसली उसको बेचने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बिडिंग प्रोसेस अरेंज करना पड़ेगा, बिड्स मंगवानी पड़ेगी. तो वो बिड्स जब उसमें से या वो जो ये सारा जो उसकी सेलिंग के ऊपर जो एक्सपेंस आ रहा है वो एक्सपेंस आप माइनस करेंगे, तो आपके पास जो है वो एक नेट सेलिंग प्राइस आएगी, और उसको फिर आप कंपेयर करेंगे कि कितनी उस एसेट से प्रोडक्शन हो सकती है, और उस प्रोडक्शन की जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं. क्योंकि फ्यूचर वैल्यूज जो होती हैं, हमने जब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि फ्यूचर वैल्यूज जो होती हैं वो अनरिलायबल होती हैं. अनरिलायबल क्यों होती हैं कि एक तो वो फ्यूचर इज अनसर्टन, फ्यूचर में रिस्क इन्वॉल्व है, और फ्यूचर में जो वैल्यूज मिलेंगी वो इन्फ्लेशन की वजह से उतनी वैल्यूज नहीं रहती जितनी वो शो हो रही होती हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ये करते हैं कि हम लोग उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि जितनी भी उसकी डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, डिस्काउंट रेट एक यूज करते हुए. तो अगर जो एसेट है वो अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम उसको उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं. ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इस किन किन टॉपिक्स पे बेसिकली किन किन एसेट्स पे ये अप्लाई हो सकता है. दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट्स अदर देन
इन पे अप्लाई नहीं होगा, इनके अलावा जो भी एसेट्स होंगे उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इन्वेंट्रीज के ऊपर इम्पेयरमेंट अप्लाई नहीं होती। इन्वेंट्री के लिए रूल जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो हमने डिस्कस अभी कर ली है कि वो सेलिंग प्राइस है, जिसमें से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड जो सेलिंग कॉस्ट है वो हम माइनस कर लेते होते हैं। एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि IAS 11 है, ये IAS 11 भी थोड़ा सा अपडेट हो गया। इसको जो है वो अब ये IFRS 15 जो है वो उसके हेडिंग के अंदर जो है वो भी आता है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, डिफर्ड टैक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं, ये हमने शायद पता नहीं इस पे बात की हो या हमने ना बात की हो, तो सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। कोई बता सकता है कि ये डिफर्ड टैक्स क्या होता है? सर ये वो टैक्स होंगे जो हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, जो पेएबल में होंगे, जिनको डिले कर रहे हैं जिनकी पेमेंट। ठीक है, और डिले क्यों कर रहे हैं? डिले हो रही है या डिले कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, आप लोगों के साथ कोई केस स्टडी वगैरह भी एक आपके साथ शेयर कर ली जाए और आप वो पढ़ के आ जाएं, और उसके लिए हम सेशन अलग रख लेंगे। सर ये भी नहीं समझ आ रहा, पता नहीं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कि हम पढ़ भी चुके हैं और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। क्या चीज समझ में नहीं आई मारिया? सर अभी भी आप पीछे बोल रहे थे ना, बहुत ज्यादा फास्ट थे, मैं आपको रोक नहीं सकी थी क्योंकि मैं म्यूट पे थी। तो वो इसलिए रेज योर हैंड। हम ये पढ़ चुके हैं, ये वो चैप्टर है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट वाला। हाँ जी, हाँ जी, उसी का ही एक सब पार्ट है ये इन्वेंटरीज वाला ही क्या वही है सर? ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है। ठीक है। अच्छा, और क्या चीज समझ में नहीं आई? बस सर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाए ना। अच्छा, मैं क्योंकि समझ रहा था कि ये चीज हमने डिस्कस की हुई है, तो इसलिए जरा थोड़ी सी स्पीड पकड़ी हुई थी। कर लेते हैं, आहिस्ता कर लेते हैं। जो चीज स्पेसिफिकली समझ में नहीं आई वो आप एक दफा फिर से बता सर दें। वो मैं बता दूंगी, वैसे मुझे समझ आ गया कि आप बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं। बस मैं पहुंची हूँ, आप अगली स्लाइड पे आ गए हैं तो। अच्छा, चलो, उस स्लाइड पे अभी हमने वापस जाना है जहां से हम इस स्लाइड पे आए थे, तो वो चीज दोबारा इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करते हैं। जी उसामा, क्या कह रहे थे आप? डिफर्ड टैक्स एसेट वही होता है जिस एसेट की हम शायद पहले उसका टैक्स जिसका पे कर देते हैं एसेट का, या जी फतेह मुनीब। फतेह मुनीब साहब नहीं है? बुरैर, बुरैर हैं हमारे साथ? यस सर। जी, ये क्या होता है डिफर्ड टैक्स? तो ये वही होंगे जो हमने मतलब डिले कर दिए गए, मतलब जिस तरह मतलब अगर आप कोई भी मतलब एसेट ले रहे हो तो आपने उसके अभी तक टैक्स पे किए ही नहीं है, मतलब आपने उसकी जो परचेज प्राइस है वही सिर्फ की है, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जो भी मतलब उसके और मतलब टैक्सेस को निकाल के जो प्राइस निकलेगी। ठीक है। अच्छा, होता यूं है कि हम लोग जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और FBR जो है, अगर हम जी की एग्जांपल ले लें तो FBR फॉलो कर रहा होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्योंकि दोनों की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट है, FBR वाले, पहली बात तो ये कि वो क्यों जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो, क्योंकि उन्होंने लोगों पे टैक्स लगाना है। अब अगर एक बंदे ने प्रॉफिट तो कमा लिया है लेकिन उस प्रॉफिट में पैसे उसके पास नहीं आए, तो उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लग सकता है। इस चीज को जरा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आप एक सेकंड देंगे।
ताकि मैं चलो इसको सर एक दफा रिपीट कर दें। जी जी 2-3 दफा रिपीट करते हैं जी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ। अच्छा, हम फॉलो कर रहे होते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी बिजनेस जो है वो फॉलो कर रहा होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्यों है? क्योंकि बिजनेस जो है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये रिक्वायरमेंट है is following accrual basis of accounting because it's requirement of it is a requirement of Companies Act 2017। ये हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट है जी। हमजा बाबर, अच्छा मैंने अनम्यूट नहीं किया हुआ सबको। एक मिनट, आपको कर देते हैं अनम्यूट। अब आप तो आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, मेरा ख्याल है। सर ये जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग यूज करते हैं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? मैचिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट तो है, और लेकिन ये सिर्फ कंपनीज की हद तक है। जो यानी बिजनेस, और यहाँ चलें, एक अच्छा आपने सवाल कर लिया, बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने। स्पेसिफिकली कंपनी जो है, कंपनीज, इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि इन्होंने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है इनके, क्योंकि यानी कि सब दूसरे बिजनेस जो है वो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। हाँ, अगर वो कर लें तो अच्छी बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है कर ले, अच्छी बात है। नहीं करे, रिक्वायरमेंट नहीं। जो पार्टनरशिप्स हैं कर लें, अच्छी बात है। ना करें, रिक्वायरमेंट नहीं है जी। बुरैर आप अपने आप को यार अनम्यूट खुद नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? अच्छा, हम बुरैर साहब को कर देते हैं अनम्यूट जी। सर क्वेश्चन ये है, जिस तरह आपने अभी बात की है एफबीआर की, कि एफबीआर ने कैश टू कैश करना होता है, लेकिन सर जब स्टेट बैंक पे अगर हम आ जाते हैं तो स्टेट बैंक जब ये सूद वगैरह लेता है तो सर वो उस पे भी ये इम्प्लीमेंट इसी तरह होगा, कैश टू कैश, या अक्रूवल होगा? कैश टू कैश होगा। और वो क्यों होगा, मैं उसकी आपको ना वो रैशनल या उसकी लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यस सर। अभी जरा मुझे आपने सिर्फ 2 मिनट देने हैं। ना क्लियर हुआ तो आपने फिर मुझसे दोबारा जो है वो आपने पूछना है। अच्छा, तो बिजनेस के लिए तो रिक्वायरमेंट है कि वो फॉलो करेगा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और बिजनेस भी स्पेसिफिकली कंपनीज जो है उनके लिए रिक्वायरमेंट है। सोल प्रोप्राइटर्स अगर करना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं जाएंगे, या पार्टनर्स करना चाहें तो ठीक है, ना करें तो रिक्वायरमेंट नहीं। करना चाहें तो अच्छी बात है, वो फॉलो कर सकते हैं। तो जो एफबीआर है, एफबीआर फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब टू लेवी टैक्सेस इंपोज करने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए एफबीआर जो है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। अब हम नीचे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज केस ए, अच्छा जी, केस ए में हम सपोज करते हैं कि अच्छा आपने सेल्स की क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल्स की आपने, और वो आपने की सपोज 1000 की।
और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, सपोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि हम लेस करते होते हैं, सपोज यही चीज आपने परचेज जो की थी, परचेज भी क्रेडिट पे ही की थी, और वो की थी आपने 500 की, जो कि हमें बेसिकली लेस करनी है। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? प्रॉफिट आपको हो गया, प्रॉफिट आपको हो गया 500, जबकि आपके पास पैसा 1 रुपया भी ना जेब में आया ना जेब से गया। अब अगर एफबीआर वाले आप पे टैक्स लगाना चाहेंगे तो आप कहेंगे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अगर टैक्स दूं तो किस चीज का टैक्स दूं? तो एफबीआर वाले फिर क्या करते हैं, जो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा होता है, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 में ये टॉपिक बहुत डिटेल से आप जो है वो वहां जाके पढ़ते होते हैं कि सबसे पहले तो इस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होती है कि ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ होता है, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें फिर एडजस्टमेंट्स करके फिर आप इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट के अगेंस्ट कैश कितना अवेलेबल है, और उस कैश के ऊपर फिर जो है वो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के ऊपर एफबीआर आपके ऊपर टैक्स लगाता है। अभी इसको मैं मजीद भी और भी एक्सप्लेन करता हूँ कि फिलहाल आपके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा सकता इस केस में, जो हमने केस ए अज्यूम किया है, इसलिए टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आपके पास जेब में पैसे हैं ही नहीं। जब पैसे ही नहीं है तो टैक्स अगर लगा भी देंगे तो आप ये कैसे करेंगे? तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज है टैक्स वालों को ये कहने का कि यार मेरे पास जब पैसे नहीं है तो मैं आपको टैक्स कैसे पे कर सकता हूं। तो खाली प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये जो आपकी आज तक का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका FR2 में जाके डेफर्ड टैक्स के ऊपर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। जी उसामा, इसको आपको सर आप ये कह रहे हैं कि एक चीज अगर हमने सेल किया, जो टोटल जितने पैसों की सेल किया उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग से हमारा जो टैक्स लगता है, या फिर हमारे ऊपर जो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो निकाल के जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर लगता है हमारे ऊपर? प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते हैं और फिर टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, उसके ऊपर लगता है। वो मैं भी आपको हल्की फुल्की कैलकुलेशन करके भी दे सकता हूँ। हम अपने टॉपिक से डी ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन खैर अच्छी बात है कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको ये चीज जो है वो क्लियर कर देते हैं। अच्छा, मसलन हमने सेल्स की, और सेल्स जो है वो हमने उसमें से हम लेस करते होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको हम जरा हम हटा देते हैं। सेल्स, उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे इसमें से, तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम। अच्छा, सेल्स में से हमने जो है वो हमने 1000 की सेल की हुई है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारे पास 500 है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास 200 हैं, तो नेट इनकम हमारे पास आ गई 300। अच्छा, इस 300 की नेट इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। जब ये आप रिपोर्ट करेंगे एफबीआर को, तो एफबीआर को आप ये रिपोर्ट कैसे करेंगे? आप सबसे पहले तो उनको बताएंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, जो कि 300 है। इसमें वापस आप ऐड बैक कर देंगे तमाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि आपने लेस किए हुए थे, और तमाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें वापस ऐड बैक हो जाएंगे जो कि आपने लेस किए हुए थे और आपने पे अभी तक नहीं किए हुए। जब वो एक्सपेंसेस पे नहीं किए हुए तो एफबीआर क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई इसका मतलब है कि आपने एक्सपेंस कोई सिरे से किया था ही नहीं, आप उसको माइनस कर क्यों रहे हैं? जब आपकी जेब से कुछ भी नहीं निकला तो इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, और जब कुछ भी नहीं किया हुआ तो आपने उसको लेस क्यों किया हुआ है, उसको वापस ऐड बैक करें। फिर जो चीज ऐड बैक कर दी जाती है वो आपकी प्रोविजंस होती हैं, क्योंकि प्रोविजंस
भी आपकी जो है वो फ्यूचर एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ होता, तो एफबीआर वाले इसको एक्सपेंस मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि आपकी जेब से कुछ भी फिलहाल तक नहीं निकला है। लेस कर लेते हैं आप तमाम प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ट्रीटेड एज एक्सपेंस rather than an asset। हम इसको एसेट के तौर पे ट्रीट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को कि ये हमारा एसेट है क्योंकि अभी हमने इससे बेनिफिट हासिल करना है। और जो एफबीआर वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपने क्योंकि पैसे लगा दिए हैं, क्योंकि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि क्योंकि आपने पैसे लगा दिए हैं तो हम इसको एक्सपेंस के तौर पे ही ट्रीट करेंगे, और वो आपके उसमें से टोटल इनकम में से माइनस इसको कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है जितनी भी अनअर्न्ड इनकम होती है। अनअर्न्ड इनकम वो इनकम है जो कि आपने रिसीव कर ली होती है एडवांस में, तो ये तमाम की तमाम इनकम जो है ये वापस ऐड बैक कर दी जाती है, क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो कहते हैं कि जिस पीरियड में आपने पैसे वसूल किए वो उसी पीरियड की इनकम है। हम क्या करते हैं कि हम उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मसलन जी उसामा, सर ये थोड़ा सा फिर से रिपीट करिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से मेरा नेट इशू आ रहा था सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने अभी तक पे नहीं किए हुए, लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में तो आप ये एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। यानी जब ये यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो रहे होंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड बोथ कैश एंड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जो कि अभी पेएबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग और पेएबल एक्सपेंसेस। तो आपने इनको भी माइनस कर दिया, जबकि टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि भाई ये आपने कहां से माइनस किया है, ये तो अभी तक आपने सिरे से पे किया ही नहीं। तो जब पे नहीं किया तो इसका मतलब है एक्सपेंस आपका नहीं हुआ। इस तरह तो कोई भी मसलन ये जैसे प्रोविजंस जो हैं ये क्यों नहीं लेस करने दे रहे कि इस तरह तो हर बंदा जो है वो हर किस्म के एक्सपेंस को जो कि फ्यूचर में वो कहेगा कि यार मुझे लग रहा है कि एक्सपेंस हो जाएगा, और लोग एक्सेस प्रोविजनिंग करके प्रॉफिट अपना कम कर देंगे और कहेंगे कि यार मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, भाई टैक्स किस बात पे लगा रहे हैं। तो इस चीज को वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको जरा थोड़ा सा चेक किया जाए, इसको कंट्रोल में लाया जाए, तो वो माइनस नहीं करने देते। अनअर्न्ड इनकम भी क्योंकि आपने सारी की सारी जिस पीरियड में रिसीव कर ली है, ये इनकम भी उसी में शामिल की जाती है। अच्छा, फिर जो लेस की जाएगी वो आपकी अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम वो होती है जो कि आपने अभी तक रिसीव नहीं की हुई होती है। क्रेडिट सेल्स इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके इंटरेस्ट जो अभी रिसीवेबल है और वगैरह वगैरह। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अभी इसमें थोड़ी सी चीजें कुछ और भी हैं, लेकिन टाइम क्योंकि हमारे पास कम है तो यहां तक आती है टैक्सेबल इनकम। स्टार्ट कहां से लिया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, उस प्रॉफिट से स्टार्ट लिया जो कि हमने उनको बताया था कि हमें हुआ है। फिर उसमें एडजस्टमेंट की, ये सारी जो कि नॉन कैश वाली थी, सारी चीजें रिवर्स की गई, और फिर देखा गया कि आपके पास एक्चुअली पैसे कितने आए पूरे पीरियड में, और फिर कहा जाएगा कि भाई इतने पैसे तुम्हारे पास आए हैं,